सूरज की आखिरी किरणें एक पुराने लकड़ी के घर पर पड़ रही थी जो समंदर के किनारे बना हुआ था। वह घर उस गरीब मछुए का था जिसका नाम आसिम था। वह समंदर से मछलियां पकड़ता तो उसका घर चलता था, लेकिन पिछले कई हफ्तों से वह अपने घर एक भी मछली न ला पाया था। वह इतना गरीब था कि जब समंदर पर मौसम खराब होता और तेज हवाएं चलती तो उसका लकड़ी का घर हिलने लगता। उसकी पत्नी का नाम रुकैया था। वह अपने पति की गरीबी से तंग आ चुकी थी और दिल ही दिल में उसे छोड़ने का सोचती थी, लेकिन उसने अभी अपने पति से यह बात नहीं कही थी। आज वह अपने घर से निकलकर समुद्र के किनारे आ बैठी और समुद्र की लहरों को देखकर बोलने लगी, किस इंसान से शादी कर ली, गरीब, कंगाल और नालायक। यह कहते हुए वह चुप हो गई और समुद्र को देखकर सोचने लगी, अगर आज भी वह मछली पकड़ कर न लाया तो मैं उसका घर छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी इस घर में बचा ही क्या है। वह ये सोच ही रही थी कि उसे समंदर से अपनी तरफ आती हुई एक नाव नजर आई जिस पर उसका पति बैठा था और किनारे की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह अपनी नाव लेकर किनारे पर पहुंचा, रुकैया ने उम्मीद से उसकी नाव की तरफ देखा कि शायद वह आज कोई मछली पकड़ लाया हो, लेकिन आज भी उसकी नाव खाली थी। आसिम का उतरा हुआ चेहरा भी यही कहानी सुना रहा था कि आज भी वह खाली हाथ आया है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वह अपनी पत्नी से नजरें न मिला पाया और चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। रुकैया उसे गुस्से से देखती रही। आसिम जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, रुकैया भी किनारे से उठकर उसके पीछे आई। रुकैया बदतमीजी से बोली, आज भी बस्ती के सब मछुआरों के जाल मछलियों से भरे थे और तुम इतने मनहूस हो कि 20 दिनों से एक भी मछली न पकड़ पाए। आसिम, जो दीवार के साथ आंखें बंद करके बैठा था, हारे हुए लहजे में बोला, रुकैया, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन तुम फिक्र न करो, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। रुकैया ने धमकी देते हुए कहा, मेरी बात कान खोलकर सुनो, अगर कल भी तुम कोई मछली न पकड़ पाए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। ये कहकर वह बुरा सा मुंह बनाकर बर्तनों के पास बैठ गई। शायद वह अपने पति से खाने की चीजें छुपाना चाहती थी। आसिम बोला, रुकैया, मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। रुकैया ने कोई जवाब न दिया। आसिम फिर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे खाने को कुछ दे दो। रुकैया गुस्से से बोली, कहां से दूं तुम्हें खाना, कुछ कमा कर लाए होते तो आज मिल भी जाता। मैं खुद तुम्हारी वजह से भूखी हूं सुबह से। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं अपने घर चली जाऊं या समंदर में कूद कर जान दे दूं। आसिम ने फौरन रुकैया की तरफ देखा और उसके लिए किसी हमसाए से रोटी मांगने घर से निकल गया। बाहर रात थी। समंदर की तेज हवा आसिम से यूं टकरा रही थी जैसे गरीबी उसके घर के दरवाजे से टकरा रही हो। आसिम के घर से निकलने की देर थी कि रुकैया ने मिट्टी के बर्तन में छुपाया हुआ सालन और रोटियां निकाली और जल्दी जल्दी खाने लगी। आसिम अपनी बस्ती के एक मछुआरे नासिर के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। नासिर बाहर आया तो आसिम बोला, नासिर भाई, आज घर में खाने को कुछ नहीं, क्या आप खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? बस्ती के सब मछुआरे जानते थे कि आसिम की किस्मत खराब है, उसके जाल में कोई मछली नहीं आती। इसी वजह से नासिर भी अब उससे मिलना नहीं चाहता था। नासिर नफरत से बोला, घर पर कुछ नहीं, और हाँ, अगली बार यहाँ मत आना। आसिम को नासिर के घर में ढेर सारी मछलियां नजर आई जो वह सुबह बाजार में बेचने वाला था। आसिम ने उन मछलियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह ने आपको आज बहुत सारी मछलियां दी है, क्या उनमें से एक मछली मुझे दे सकते हैं? ये मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरा आपसे ये उधार रहेगा। जब भी मैं मछली पकड़ूंगा, एक की बजाय 2 मछलियां वापस करूंगा। नासिर गुस्से से बोला, एक मछली पकड़ नहीं सकता, मुझे 2 मछलियां वापस करेगा? चल हट। आसिम शर्मिंदा होकर बस्ती के एक और घर की तरफ गया, लेकिन वहां से भी उसे जलील करके निकाल दिया गया। आसिम बेबसी में समंदर की लहरों के पास आया और वहां बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए आन की तरफ देखा तो सितारे भी उसे धुंधले दिखाई दिए। वह रोते हुए अल्लाह से कहने लगा, ऐ अल्लाह, अपने इस बंदे की मदद कर, मुझे रिस्क दे। सबके जाल में मछलियां आ रही हैं, मेरे जाल में क्यों नहीं? मेरी मदद कर अल्लाह। आंसुओं ने उसका चेहरा और समंदर ने उसके कपड़े गीले कर दिए थे। भूख से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, उसकी हिम्मत, रिस्क और मछलियां। समंदर की लहरें उसे भिगोकर वापस जा रही थी और फिर लौट आती थी।
इसी दौरान एक बूढ़े शख्स जिसका नाम बशीर बाबा था की नजर आसिम पर पड़ी। वह बोला, बेटा, समंदर का पानी और आगे आ जाएगा, यहाँ बैठना खतरनाक है, उठ जाओ। आसिम सर झुकाए अपनी सोचों में गुम था। उसने बूढ़े की आवाज न सुनी। बूढ़ा फिर बोला, बेटा, सब ठीक है। जब आसिम फिर खामोश रहा तो बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कोई परेशानी है तो बताओ। आसिम ने भीगी आंखों से बूढ़े की तरफ देखा लेकिन कुछ न बोला। बूढ़े ने कहा, इंसान हालात से घबराता नहीं, कभी हार नहीं मानता। बोलो, क्या हुआ? आसिम ने कांपती आवाज में कहा, खाने को कुछ मिलेगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी आया। यह कहकर वह अपने घर चला गया। आसिम तट की रेत पर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में बूढ़ा खाने की चीजें लेकर आया, सब्जी, दाल और 3 रोटियां। आसिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और तेज तेज कदमों से घर आया। अपनी बीवी से बोला, रुकैया, ये देखो, खाना ले आया। रुकैया, जो पहले ही खाना खा चुकी थी, ने 3 में से 2 रोटियां और आधे से ज्यादा सालन अपने लिए रख लिया और एक रोटी के साथ थोड़ी सी दाल और सब्जी आसिम को दी। आसिम इसमें भी खुश था। खाने के बाद वह जल्दी सो गया क्योंकि सुबह सूरज निकलते ही वह दोबारा मछलियां पकड़ने समुद्र जाना चाहता था। लहरें किनारे से टकरा रही थी जैसे कोई पुराना गीत गा रही हो। आसमान हल्के गुलाबी रंगों में रंग रहा था, जैसे बारिश से पहले का एक खूबसूरत मंजर तस्वीर में कैद हो गया हो। आसिम अपना घर बचाने और किस्मत आजमाने सुबह सवेरे अपनी कश्ती लेकर निकल गया। आज वह कश्ती को समुद्र के गहरे पानी में ले गया जहां वह आने से डरता था। उसकी कश्ती की हालत ऐसी न थी कि वह उस इलाके में जा सके, लेकिन आज उसने रुकैया की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। आसिम ने अपना जाल समुद्र में फेंका। आज उसे लग रहा था कि या तो वह कोई मछली पकड़ लेगा या उसकी कश्ती डूब जाएगी और शार्क मछलियां उसे खा लेंगी। उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ था। कल रात की रुकैया की बातें उसे याद आ रही थी। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं अपने घर चली जाऊं या समुद्र में कूद कर जान दे दूं। वह यह भी याद कर रहा था कि रुकैया ने कहा था, अगर कल भी तुम कोई मछली न पकड़ पाए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। आसिम कश्ती में बैठा जाल में मछली के आने का इंतजार करते हुए सोचने लगा कि अगर आज भी वह खाली हाथ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, रुकैया चली जाएगी। इस सोच ने उस खतरनाक समुद्री इलाके में उससे मौत का डर भी खत्म कर दिया। अब उसे इस बात का डर न था कि उसकी कश्ती डूब सकती है। वह बस किसी तरह मछली पकड़ना चाहता था, चाहे समुद्र में मर ही क्यों न जाए। ये उसकी अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत थी जिसे वह चंद पैसों की खातिर समझ न पा रही थी। शायद अगर वह उसकी हिम्मत बनती तो आसिम पर ऐसे दिन न आते। शायद कुदरत आसिम को उसकी बीवी का असली चेहरा दिखाना चाहती थी। यही वजह थी कि कई घंटों के बाद भी आसिम कोई मछली न पकड़ पाया। दोपहर हो गई, गर्मियों का सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन उसका जाल अब भी खाली था। 3 बजे के करीब उसकी नजर एक कश्ती पर पड़ी जहां खड़ा शख्स को जाना पहचाना था। वह नासिर था, वही नासिर जिसने कल रात आसिम को जलील करके वापस भेजा था। वह अपनी कल वाली मछलियां बाजार में बेचकर दोबारा मछलियां पकड़ने गहरे समुद्र पर आया था। उसकी कश्ती आसिम से बड़ी और मजबूत थी और मछली पकड़ने का सामान भी बेहतर था। आसिम उसकी कश्ती के करीब आया तो देखा कि नासिर की कश्ती मछलियों से भरी थी और उसके जाल में और भी मछलियां आ रही थी। नासिर ने आसिम को शर्मिंदा करने के लिए अपनी कश्ती की सबसे बड़ी मछली दिखाई, जिसकी कीमत से वह 1 महीना आराम से गुजार सकता था। ये मंजर देखकर आसिम को अपनी बदकिस्मती पर अफसोस हुआ। उसे यकीन हो गया कि आज भी वह खाली हाथ घर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। रात के अंधेरे में जब वह घर आया तो उसने डरते हुए दरवाजा खोला कि कहीं रुकैया घर छोड़कर न चली गई हो, लेकिन उसे सुकून मिला जब उसने रुकैया को घर में देखा। आसिम झूठ बोलते हुए बोला, आज एक बहुत बड़ी मछली हाथ लगी थी, मैं उसे कश्ती पर लाने वाला था कि वह हाथ से निकलकर समुद्र में गिर गई। मैं कल उसे पकड़ लूंगा। रुकैया अपने बिस्तर पर लेटी उसकी बातें सुनती रही लेकिन कुछ न बोली। आसिम ने एक गिलास पानी भरा और पीने से पहले रुकैया की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, रुकैया, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, देखना अच्छे दिन जल्द आएंगे।
रुकैया को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी न रही। उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने अपने सारे कपड़े एक संदूक में बंद कर लिए थे। वह रात का अंधेरा खत्म होने का इंतजार कर रही थी और सुबह किसी ट्रेन से अपने माँ बाप के घर जाने वाली थी। लेकिन आसिम को यह बात अभी नहीं पता थी। आसिम को अपनी बीवी के साथ देखदगी में उम्मीद नजर आने लगी। उसे लगा कि वह उसके बुरे वक्त में उसके साथ है। इसी वजह से आज वह कल की तरह परेशान था। वह दोबारा अपनी बीवी के लिए खाना लेने उसी तट पर जा बैठा जहां कल बूढ़ा उसके लिए खाना लाया था। लेकिन आसिम की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने इधर उधर देखकर खुद से सवाल किया, अगर आज वह बूढ़ा ना आया तो मैं रुकैया के लिए खाना कैसे लाऊंगा? वक्त गुजरता गया। रात गहरी, सितारे रोशन, हवा सर्द और लहरें तेज हो गई। साहिल पर बैठकर बूढ़े का इंतजार करना बेकार था। आसिम मायूस होकर घर आया। आज जिंदगी में पहला मौका था जब वह अपनी बीवी के लिए खाना न ला पाया। रुकैया रात का खाना खाकर सुबह के इंतजार में सो चुकी थी, जबकि आसिम भीगी पलकों से उन बर्तनों को देख रहा था जिनमें रुकैया खाना रखती थी। उसने बर्तनों को उम्मीद से देखना शुरू किया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। उसकी नजर एक पतीली पर पड़ी जो छुपाई गई लगती थी। उसने उसे खोला तो उसकी आंखें खुली रह गई। वह पके हुए चावलों से भरी थी। वह खुशी से बोला, रुकैया देखो चावल। लेकिन वह रुका और आगे न बोल सका, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये चावल रुकैया ने उससे छुपा कर रखे थे। लेकिन घर में कुछ था ही नहीं, तो ये चावल रुकैया के पास कहां से आए? उसने सोचा तो याद आया कि 1 महीना पहले जब उसने मछली पकड़ी थी तो उसे बेचकर चावल लाया था। तब से घर में चावल नहीं पके थे। वह समझ गया कि रुकैया ने उन चावलों को अपने लिए संभाल कर रखा था और आज पकाया था। उसे इस बात का दुख कम और खुशी ज्यादा थी कि रुकैया भूखी नहीं सोई। आसिम ने वही चावल खाए जो रुकैया ने छुपा कर रखे थे। आधी रात को समुद्र का पानी और आगे आ जाता था। पानी उस घर के करीब पहुंच जाता था जहां आसिम और रुकैया रहते थे। आज भी पानी घर के करीब आया, जिससे घर में ठंड हो गई। आसिम ने चादर ली और बिस्तर पर लेटकर खिड़की से समुद्र की लहरों को देखते हुए सोचने लगा कि वह सुबह से भूखा था और रुकैया ने चावल छुपा है। इन्हीं सोचों में वह सो गया। सुबह हुई, वह सुबह जो आसिम को रुकैया का असली चेहरा दिखाने वाली थी। वह सुबह जो सब कुछ बदल देने वाली थी। वह सुबह जो उन पत्नियों के लिए सबक थी जो अपने पति के मुश्किल समय में साथ नहीं देती। सुबह की पहली किरण के साथ आसिम फिर से मेहनत के लिए उठा। रुकैया अब भी सो रही थी। आसिम उसे अपनी पत्नी के रूप में आखिरी बार देख रहा था, लेकिन उसे इस बात का जान न था। वह रुकैया के लिए मेहनत करने घर से निकल पड़ा। वह समुद्र के किनारे अपनी नाव का जायजा लेने लगा। आज वह और बड़ा खतरा मोल लेने वाला था। वह समुद्र में और आगे जाने वाला था। इसलिए वह अपनी नाव चेक कर रहा था कि क्या उसकी हालत ऐसी है कि वह ये जोखिम ले सके। इतनी देर में रुकैया भी उठ चुकी थी। आसिम नाव लेकर समुद्र पर रवाना हुआ और रुकैया रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। वह अपना घर और पति छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। सूरज अब थोड़ा और ऊंचा हो गया था। आसिम ने अपना जाल उठाया और समुद्र में फेंक दिया। उसके हाथ जाल की रस्सी पर थे, हर बार की तरह एक उम्मीद और मछली का इंतजार। फिर अचानक जाल हिलने लगा। जाल भारी लग रहा था। आसिम ने जाल खींचना शुरू किया। जब जाल पानी से बाहर आया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। जाल में एक बड़ी मछली थी, लेकिन सिर्फ वही नहीं कि छोटे छोटे बच्चे भी थे। मछली उसे देख रही थी। आसिम ने जिंदगी में पहली बार ऐसी आंखें देखी, गहरी, बेचैन और मदद मांगती हुई। उसके बच्चे जाल में फांसे हुए थे। बेचैन और दिल पिघल गया। उसने धीरे से जाल खोला और मछली के बच्चों को पानी में छोड़ दिया। वे तुरंत अपनी मां के चारों ओर घूमने लगे, लेकिन उनकी मां अब भी जाल में थी। बच्चे चाहते कि किसी तरह अपनी मां को आजाद कराए। आसिम ने यह दृश्य देखा तो सब कुछ समझ गया, लेकिन वह हमजबूर था। वह अपना घर बचाने के लिए कोई मछली पकड़ कर घर जाना चाहता था। उसने जाल को नाव में खींच लिया। मछली नाव में आकर तड़पने लगी। बाहर उसके बच्चों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे रो रहे हों। मछली के बच्चे नाव के साथ तैर रहे थे। आसिम की नजर दोबारा बच्चों पर पड़ी। उनकी हालत देखकर उसे तरस आ रहा था, लेकिन अगर वह मछली छोड़ देता तो उसके घर में खाने को कुछ न होता। उसे लगा कि अगर वह मछली छोड़ देता तो कल वह भूख से हिम्मत हार जाता और शायद दोबारा समुद्र न आता। उसे लग रहा था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी मौका है। वह इतनी बड़ी थी कि अगला 1 महीना वह आराम से गुजार सकता था। मछली नाव में तड़प रही थी और उसके बच्चे बाहर पानी में थे। आसिम ने एक नजर मछली पर डाली और दूसरी उसके बच्चों पर। अब वक्त ज्यादा न था। मछली मरने वाली थी।
आसिम ने गहरी सांस ली और तड़पती मछली को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वह रोते हुए बोला, जा चली जा। आज पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ मछुआरा नहीं, इंसान भी है। बड़ी मछली ने समुद्र की गहराइयों में जाने से पहले एक पल के लिए आसिम को देखा, जैसे वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हो। मछली के बच्चे अपनी मां से प्रेम का इजहार कर रहे थे। फिर मछली अपने बच्चों को लेकर समुद्र की गहराइयों में चली गई। आसिम सिर पकड़कर नाव में बैठ गया और बोला, ये मैंने क्या कर दिया। थोड़ी देर खामोशी के बाद वह फिर बोला, अगर आज मैं खुश नहीं तो क्या हुआ। आज वह मछली और उसके बच्चे तो खुश है ना। ये कहकर वह आंखें बंद करके नाव से टिककर बैठ गया और खुद में गुम हो गया। फिर उसे नाव से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने झुककर पानी की तरफ देखा। पानी में कुछ चमक रहा था, सोना, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा। वही मछली पानी से बाहर आई थी, उसके मुंह में सोने का टुकड़ा था। आसिम ने सोना पकड़ा तो लहरें दोबारा उठी और मछली समुद्र में चली गई। आसिम को अब मछली पकड़ने की जरूरत न थी। वह सोना बेचकर कई हफ्तों की जरूरतें पूरी कर सकता था। वह खुशी खुशी घर आया तो घर में खामोशी थी। उसने आवाज दी, रुकैया, मगर कोई जवाब न आया। उसके दिल में डर जागा। उसे रुकैया की बात याद आई, अगर कल भी तुम कोई मछली न पकड़ पाए तो मैं चली जाऊंगी। उसने सोचा, कहीं रुकैया सच में तो नहीं चली गई। उसने सिर पकड़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह बाहर निकला, इधर उधर देखा, मगर रुकैया कहीं न थी। फिर उसे याद आया कि उसके पास रुकैया के पिता का नंबर है, लेकिन उसके पास न मोबाइल था न फोन करने के पैसे। उसने करीबी बाजार में जाकर सोना बेचा और रुकैया के पिता को फोन किया। दूसरी तरफ से रुकैया के पिता की सख्त आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि रुकैया उसी के घर है और अब वह आसिम के साथ रहना तो दूर, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उन्होंने आगे फोन न करने को कहा। दिन गुजरते गए। आसिम की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आसिम और रुकैया का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस दिन उनका रिश्ता कानूनी रूप से खत्म हुआ था। उस रात आसिम समुद्र के किनारे आ बैठा। आज उसके पास पैसे थे, रुकैया नहीं थी। अगर रुकैया उसके लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी। जैसे ही पैसे खत्म हुए वह चली गई। जो साथ छोड़ने वाले होते हैं वे किसी भी हाल में छोड़ जाते हैं। जो असली अपने होते हैं वे अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाते हैं। ये कहानी हमें एक नहीं कई सबक देती है। जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन मुश्किल वक्त ही बताता है कि हमारे अपने कौन हैं और गैर कौन। जो मुश्किल में साथ देते हैं वही असली साथी होते हैं। अच्छे वक्त में तो गैर भी साथ दे देते हैं।